क्रांतिकारी वो व्यक्ति होता है जो अत्याचार और उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्रांति में सक्रिय रूप में भाग लेता है या अत्याचार और उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्रांति की वकालत करता है। आज हम एक ऐसी ही भारत की क्रांतिकारी महिला के बारे में जानेंगे जिनका नाम दुर्गा देवी था, लेकिन वह ज़्यादा दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी। भगत सिंह की पत्नी बनकर अंग्रेजों को धोखा देने वाली दुर्गा भाभी भगत सिंह के लिए गांधी से मिली। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के दौरान पंजाब के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी ने की। वह क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र लिखा था। इस बैठक में तय हुआ कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। जाने माने पत्रकार कुलदीप नायक अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, दुर्गा देवी ने सबसे पूछा कि आप में से कौन स्कॉट की हत्या का जिम्मेदारी ले सकता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ खड़े कर दिए। पहले तो सुखदेव ये काम अकेले करना चाहते थे, लेकिन 4 अन्य साथियों भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को उनकी मदद के लिए चुना गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने शाम 4 बजे ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। 3 दिन बाद सुखदेव भगवती उस समय गुप्तचर चल रहे चरण बोहरा के घर। उन्होंने बोहरा की पत्नी से पूछा कि क्या उनके पास कुछ रुपए हैं। दुर्गा देवी ने उन्हें 500 रुपये दिए जो उसके पति ने दिए थे। सुखदेव ने उनसे कहा कि कुछ लोगों को लाहौर से बाहर निकालना है, क्या आप उनके साथ लाहौर से बाहर जा सकते हैं। उन दिनों दुर्गा भाभी लाहौर वुमेन कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका थी। 3-4 दिन में क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। सुखदेव ने कहा कि वह क्रिसमस से पहले उन्हें छुट्टी दिला देंगे। मलविंदर सिंह वड़ैंग अपनी किताब भगत सिंह द इटर्नल रिबेल में लिखते हैं, दुर्गा भाभी ने मुझे बताया कि अगले दिन सुखदेव सिंह और राजगुरु के साथ मेरे घर आए। तब तक मैंने भगत सिंह को केवल दाढ़ी, मूछ और लंबे बालों के रूप में ही देखा था। सुखदेव ने मुझसे पूछा कि क्या आप हमें पहचानते हैं। मैं राजगुरु से पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तब सुखदेव ने शरारत भरी हंसी से भगत सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये वही जट्टू है जिसे संतरे खाने का बहुत शौक है। यह सुनकर भगत सिंह जोर जोर से हंसने लगे। मैंने उन्हें उनकी मुस्कान से भगत सिंह के रूप में पहचाना। भगत सिंह हंसे और बोले, भाभी, अगर आप मुझे नहीं पहचान सकती तो अंग्रेज पुलिस भी मुझे नहीं पहचान पाएंगी। दुर्गा भाभी और भगत सिंह पति पत्नी बन गए। अगली सुबह यानी 20 दिसंबर को भगत सिंह एक अधिकारी की तरह कपड़े पहने और घोड़े पर सवार हुए। उसने एक ओवरकोट पहन रखा था। कोट का कॉलर ऊपर की ओर झुका हुआ था ताकि उसका चेहरा न दिखाई दे। उनके साथ एक कीमती साड़ी और हाई हील्स में दुर्गा भाभी भी थी, जो उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ यात्रा कर रही थी।
भगत सिंह की गोद में दुर्गा भाभी का 3 साल का बेटा शची था। राजगुरु उनके साथ उनके सेवक के रूप में थे। भगत सिंह और राजगुरु दोनों के पास लोडेड रिवॉल्वर थे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इतनी पुलिस थी कि वह किसी किले के जैसा लगने लगा था। इस यात्रा के लिए भगत सिंह का नाम रणजीत और दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया। कुलदीप नायर अपनी किताब में लिखते हैं, उन दिनों हर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को ट्रेन में चढ़ने से पहले अपना नाम बताना पड़ता था। टीसी को अपना नाम बताने की बजाय भगत सिंह ने अपना टिकट लहरा दिया। जब वह अपने डिब्बे में पहुंचे तो वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने अपने साथी से कहा, ये लोग साहब हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अपने परिवारों के साथ यात्रा कर रहे हैं। राजगुरु उन दोनों के नौकर बनकर तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। कुछ ही देर में देहरादून एक्सप्रेस लाहौर स्टेशन से रवाना हो गई। ये ब्रिटिश अफसरों की नाक के नीचे से निकले, जो प्लेटफार्म से ट्रेन में सवार अपने पत्नियों और बच्चों को रुमाल लहरा रहे थे। उस वक्त भगत सिंह की तलाश में 500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी स्टेशन पर तैनात थे। दुर्गा भाभी ने कलकत्ता भेजा टेलीग्राम, कमिंग विद ब्रदर। इस सफर के बारे में बताते हुए दुर्गा भाभी ने मलविंदर सिंह ब्रांड से कहा, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हम बिल्कुल अकेले थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति कुछ दूर तक हमारे साथ चले, लेकिन फिर वह ट्रेन से उतर गए। एक अकेला यात्री काफी समय तक हमारे साथ रहा, लेकिन वह पूरी यात्रा के दौरान सोया रहा। कुल मिलाकर हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें देखा जा रहा है। वाहन के कानपुर पहुंचने के बाद तीनों ने कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़ी। इस बीच भगत सिंह ने जासूसों को चकमा देने के लिए पूरा ड्रामा किया। आईडी गोड अपनी किताब शहीद एज ब्राइडग्रूम में लिखते हैं, पूरी यात्रा को स्वाभाविक बनाने के लिए साहब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर चाय पीने उतरे। नौकर अलग से बच्चे के लिए दूध लेने गए। दूध देने के बाद राजगुरु दूसरी दिशा में चल पड़े। यहीं से दुर्गा भाभी ने अपने सहयोगी सुशीला दीदी को कलकत्ता का तार भेजा, जिसमें लिखा था कि भाई के साथ आ रही है दुर्गावती। दुर्गा भाभी के बारे में खास बातें। दुर्गा भाभी लाहौर वुमेन्स कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका थी। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1960 को इलाहाबाद के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता जज थे। भारी सुरक्षा के बावजूद दुर्गा भाभी और भगत सिंह पति पत्नी के रूप में लाहौर से कलकत्ता पहुंचे। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी महात्मा गांधी से मिली। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा ने उन दिनों सुशीला दीदी के साथ रह रहे थे। टेलीग्राम पाकर वह दोनों हैरान रह गए कि ये दुर्गावती कौन है जो अपने भाई के साथ कलकत्ता आ रही है। अब हालांकि 22 दिसंबर 1928 की सुबह सुशीला दीदी और भगवती चरण बोहरा कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर दुर्गा भाभी को लेने पहुंचे। सत्यनारायण शर्मा क्रांतिकारी दुर्गा भाभी पुस्तक में लिखते हैं, उन दिनों भगवती चरण बोहरा भाग रहे थे, इसीलिए उन्हें रेलवे कुली के रूप में तैयार किया गया था। उनकी लंबी दाढ़ी थी और घुटने की लंबाई के वाशक्लॉथ में पहने हुए थे। वह अपनी पत्नी दुर्गा पुत्र शची और भगत सिंह को देखकर बहुत खुश हुए। सहसा उनके मुख से निकला, दुर्गा ने आज आपको पहचान लिया। व्यक्तिगत और क्रांतिकारी जीवन यात्रा।
दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के शहजादपुर में हुआ था। उनके पिता बांके बिहारी लाल भट्ट इलाहाबाद में जिला न्यायाधीश थे। 1918 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा से हुआ। 3 दिसंबर 1925 को उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। अपने पति के साथ रहते हुए वह भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। सत्यनारायण शर्मा लिखते हैं, दुर्गा भाभी जेल भेजे जाने वाले सह क्रांतिकारियों के कपड़े खोलकर उनमें डोरी पर संदेश लिखती थी। मद्दार के दूध और प्याज के रस के साथ कागज पर संदेश भेजा गया। दूध या जूस का व्रत लेने के बाद वह कागज कोरे कागज की तरह नजर आने लगता था, जिसे जेल की आग की लपटों में उसके साथी आसानी से पढ़ सकते थे। एक बम विस्फोट में अपने पति की शहादत के बाद वह 15 दिनों तक एक मुस्लिम महिला के रूप में अपने एक परिचित केवल कृष्ण के घर रहे। पड़ोसियों से कहा गया कि इसे छिपाकर रखें। उसका पति कृष्ण का मित्र था और वह इस समय हज पर गया हुआ। हज से लौटने तक वह हमारे साथ रहेंगे। मुझे दुर्गा भाभी ने बताया था कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए 2 बार जयपुर से पिस्तौल और रिवॉल्वर लाए थे और ब्रिटिश पुलिस को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। भगत सिंह के कलकत्ता छोड़ने के बाद दुर्गा भाभी लाहौर लौट आई और अपना अध्यापन कार्य फिर से शुरू कर दिया। सार्जेंट टेलर की हत्या। 1930 में चंद्रशेखर आजाद सोच रहे थे कि पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज गति से नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने दुर्गा भाभी, विश्वनाथ, वैशंपायन और सुखदेव को बंबई भेजा। वहां ये निर्णय लिया गया कि उन लोगों को पुलिस कमिश्नर लॉर्ड हैली की हत्या कर देनी चाहिए। उनकी मोटर कार लेमिंगटन रोड पुलिस थाने के पास खड़ी थी। उसी दौरान उन्हें मालाबार हिल की ओर से एक कार आती दिखाई दी। उन्होंने पाया कि कार पर गवर्नर का झंडा लगा हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी कार से निकला। सत्यनारायण शर्मा लिखते हैं, पृथ्वी सिंह आजाद ने आदेश दिया, गोली मारो। दुर्गा भाभी ने तुरंत फायर कर दिया। सुखदेव ने भी फायर किया। फायरिंग में सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। दुर्गा भाभी के ड्राइवर जनार्दन बापट ने तुरंत कार भगा दी। घटना के बाद दुर्गा भाभी और सुखदेव राज कानपुर के लिए रवाना हो गए। शर्मा लिखते हैं, दुर्गा भाभी ने बाद में मुझे वह घटना सुनाई और बताया कि जब हम बॉम्बे से निकले तो हम बहुत डरे हुए थे। हमें देखकर चंद्रशेखर आजाद गुस्से से लाल पीले हो गए। यदि योजना सफल होती तो आजाद को शायद इसकी खामियों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन हैली के स्थान पर पुलिस हवलदार और उसकी पत्नी की हत्या, जिसमें जाति का खतरा था, उन्हें कतई मंजूर नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद आजाद सहज हो गए। वह भगत सिंह से मिलने लाहौर से दिल्ली आए। जिस दिन भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, उसी दिन दुर्गा भाभी उनसे मिलने विशेष रूप से दिल्ली आई। बाद में मलविंदर जीत ब्रांच को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बस कहा, जब मैं सियालकोट में थी तो मुझे एक संदेशवाहक के माध्यम से मेरे पति का पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि मैं सुशीला दीदी के साथ तुरंत दिल्ली जाऊंगी। हमने लाहौर के लिए एक बस ली और फिर 8 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचने के लिए वहां से रात भर की ट्रेन ली। हम कुदेसिया गार्डन गए, जहां सुखदेव भगत सिंह को हमसे मिलने लाए। हमने अपने साथ लाहौर से खाना बनाया था, जिसे हम सबने एक साथ बैठकर खाया। उन्होंने आगे कहा, सुशीला दीदी ने अपनी उंगली काट ली और भगत सिंह को अपने खून से तिलक दिया।
उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं पता था कि भगत सिंह किस मिशन पर जा रहे हैं। हम केवल इतना जानते थे कि वह किसी कार्रवाई के लिए जा रहे थे। जब हम विधानसभा पहुंचे तो चारों तरफ पुलिस थी। तभी हमने देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा है। जैसे ही मेरी गोद में बैठे मेरे बेटे शशि ने भगत सिंह को देखा तो उसने जोर से नंबू चाचा कहा। मैंने तुरंत उसके मुंह को अपने हाथ से ढक दिया। भगत सिंह ने भी शशि की आवाज़ सुनी और वह हमें देखने ही वाला था कि एक क्षण में वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। दुर्गा भाभी की महात्मा गांधी जी से मुलाकात। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मौत की सजा के रोकने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए दुर्गा भाभी को दिल्ली भेजने का फैसला किया। हालांकि भगत सिंह अपनी फांसी पर रोक के खिलाफ थे। 26 फरवरी 1931 को गाजियाबाद के प्रख्यात कांग्रेस नेता रघुनंदन शर्मा दुर्गा भाभी और सुशीला देवी के साथ रात 11 बजे दरियागंज स्थित डॉक्टर M.A. अंसारी के घर पहुंचे। गांधी जी भी वहीं पर ठहरे हुए थे। सत्यनारायण शर्मा दुर्गा भाभी की जीवनी में लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू घर के बाहर टहल रहे थे। वह दोनों महिलाओं को कमरे के अंदर ले गए। दुर्गा भाभी ने महात्मा गांधी जी से कहा कि वह चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर उनसे मिलने आई है और चाहती थी कि वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोकने की कोशिश करें। उन्होंने महात्मा गांधी को आजाद का संदेश भी दिया कि अगर महात्मा गांधी जी इन तीनों की फांसी की सजा को कम करने में सफल हो गए तो क्रांतिकारी उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह को पसंद करते हैं, लेकिन उनके तौर तरीकों से सहमत नहीं है। दुर्गा भाभी को गांधी जी का उत्तर ठीक नहीं लगा और उनका अभिवादन कर लौट गए। दुर्गा भाभी की गिरफ्तारी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इससे कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उस समय दुर्गा भाभी ने निश्चय किया कि अब वह आत्मसमर्पण करेंगी और वह स्वयं को गिरफ्तार करवाकर अन्य माध्यमों से देश की सेवा करेगी। 12 सितंबर 1931 को दुर्गा भाभी का लाहौर के अखबारों में इस संबंध में बयान छपा था। दोपहर 12 बजे पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में लिया था। बाद में दुर्गा भाभी ने एक इंटरव्यू में कहा, पुलिस मुझे 3 गाड़ियों में अरेस्ट करने आई थी। मुझे लाहौर के किले में ले जाया गया। वहाँ SSP जेनकिंस ने मुझे धमकी दी और कहा, हमें तुम्हारे साथियों से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमारे पास आपके सभी रिकॉर्ड हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यदि आपके पास मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझ पर मुकदमा चलाएं, अन्यथा मुझे जाने दें। लेकिन जेनकिंस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जेल में पहली रात इन्हें कुख्यात महिला अपराधियों के साथ रखा गया। जब पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी तो उन्हें दिसंबर 1932 में रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले 3 साल तक उन पर लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 1936 में दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद आ गई और वहाँ उन्होंने प्यारेलाल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 1940 में उन्होंने लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
इसके भवन का उद्घाटन किया। अप्रैल 1983 में दुर्गा भाभी ने तबीयत ठीक न होने के कारण स्कूल से छुट्टी ले ली। 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। ये थी दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी। आशा करते हैं कि आपको दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी मिली और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।